Hello guys, welcome back to Loggery. I hope all of you are doing great. 4th September का द हिंदू एनालिसिस करेंगे. आई नो बहुत सारे बैकलॉग्स हैं हमारे. सेकेंड और थर्ड का भी मैं ट्राई करूँगी कि हम आज ही कर लें. सो गाइज आई वॉज नॉट वेल सबसे पहले तो, एंड माई पेरेंट्स आर नॉट वेल, सो आई वॉज टेकिंग केयर ऑफ देम एंड दैट इज़ वाई भी थोड़ा ऊपर नीचे चलेगा. प्रे की सब ठीक हो जाए और मैं बिल्कुल नॉर्मल वापस से क्लासेस ले पाऊँ. चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से. The Goods and Services Tax Council during its 56th meeting decided to revamp. Revamp का मतलब क्या होता है? Change. ठीक है ना, एक major change आया है. Change the tax structure into a primary two-rate system. तो यहाँ पर हमें याद रखना है 5, 6, 56. 5 के बाद 6 आता है तो 56th meeting of GST Council. ठीक है, अब यहाँ पर हमें पता होना चाहिए GST काउंसिल को हेड कौन करते हैं? फाइनेंस मिनिस्टर. ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कि कौन हेड करता है GST काउंसिल को? फाइनेंस मिनिस्टर हेड करते हैं. ठीक है, तो ये आपने याद रखना है. GST की फुल फॉर्म क्या है? टैक्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. ठीक है, 56 मीटिंग में क्या डिसाइड हुआ कि जो टैक्स स्ट्रक्चर है, टू रेट सिस्टम, टैक्स स्ट्रक्चर इनटू अ टू रेट सिस्टम. ठीक है ना, तो हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो कौन है? निर्मला सीतारमन है. और ये प्रपोज किसने किया था? एज प्रपोज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है उसके हिसाब से. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द टू रेट्स ऑफ 5% एंड 18%, द न्यू GST सिस्टम विड ऑल्सो हैव. तो यहाँ पर क्या है? टू रेट सिस्टम में क्या है? टू रेट्स हैं. ठीक है ना, GST के टू रेट्स हैं बेसिकली. ठीक है, मतलब अब दो रेट्स हैं, या तो कोई चीज़ पे 5% GST होगा या फिर 18% होगा, 0 भी हो सकता है ऐसे, या फिर इसके अंदर 40% स्पेशल टैक्स है. क्या है? स्पेशल रेट बोल रहे हैं ऑन सिन गुड्स. सिन गुड्स को कौन से? जो लग्जरी आइटम्स हैं, सच एज टोबैको, लार्ज कार्स, yachts एंड हेलीकॉप्टर्स. ठीक है ना, तो मतलब जो लग्जरी आइटम्स हैं उनको सिन गुड्स बोल रहे हैं ना. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि 40% जो GST है वो किस पे लग रहा है, और दो स्लैब्स कौन कौन सी है? एक 5% की स्लैब है, एक 18% की. तो बच्चा जो होता है उसको कब अकल ज़्यादा आती है? जब वो 5 साल का हो जाता है, और 18 साल का, 18 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड 5 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो 5 to 18, ठीक है, इसके बीच की ज़िंदगी ऐसे निकल जाती है. 5 साल के बाद और 18 साल के बाद बहुत सही होता है. द डिसीजन बिटवीन विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम September 22 फॉर मोस्ट आइटम्स. 22 सितंबर से ये लागू हो जाएगा. ठीक है ना, न्यू रिजीम जो है वो कब से लागू हुई? टू इफेक्ट फ्रॉम 22 सितंबर. तो अभी मेरे पास अपना टेबल भी नहीं है, तभी मेरी राइटिंग भी इतनी सही नहीं आ रही है, बट जैसा भी है. ठीक है, मैं रात को बैठकर ये कर रही हूँ फटाफट से. शी सेड कॉमन यूज एंड मिडिल क्लास आइटम्स विल सी अ रिडक्शन विद प्रोडक्ट्स लाइक हेयर ऑयल, सोप, शैम्पू, टूथब्रश, बाईसाइकिल. चलो मैंने शैम्पू खरीदना था पर 21 दिन नहीं रुक सकते भैया, बाल तो धोने पड़ेंगे ना. दो किचन वेयर एंड अदर हाउस होल्ड आर्टिकल्स जो हैं वो सस्ते हो जाएंगे. ठीक है ना, जिनके ऊपर 18% 12% टैक्स था, 5% रह जाएगा. ठीक है, नमकीन, सॉस, पास्ता, चॉकलेट्स, ये सब पे 5% रह जाएगा. तो ठीक है ना, विच इज़ गुड. नाउ इंश्योरेंस सर्विस के ऊपर तो हम एक हेडिंग देंगे, इंश्योरेंस सर्विसेज. तो इंश्योरेंस सर्विसेज पे, ऑन इंश्योरेंस सर्विसेज, इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज. ठीक है ना, इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज एंड इंडिविजुअल हेल्थ पॉलिसीज. ठीक है ना, तो विल मूव टू 0% फ्रॉम 18%, विच इज़ रियली रियली गुड. देखो यार, हेल्थ इंश्योरेंस अब हमारी सरकार जो है वो हर किसी को इंश्योरेंस प्रोवाइड नहीं कर पाती है, बट जो खुद से इंश्योरेंस खरीद रहे हैं, ठीक है ना, उनको ये 18% टैक्स लगा रहे हैं, अब 0% टैक्स लगेगा. 33 लाइफ सेविंग मेडिसिन पे 12% से 0% टैक्स होगा. द टैक्स ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैज़ बीन रिटेन्ड एट 5%.
ठीक है ना। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे कितना है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे 5% है टैक्स। कितना है, 5% टैक्स है। अब आगे चलेंगे। नाउ जजेस इन इंडिया हैव routinely revoked दिस प्रिंसिपल टू डिमांड अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम द स्टेट बट विल, अब यहाँ पर ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्या हुआ, एक जज को अपॉइंट किया जा रहा था, सुप्रीम कोर्ट का जज। तो सुप्रीम कोर्ट का जज कैसे बनते हैं, कोलेजियम सिस्टम। तो देखो यार सुप्रीम कोर्ट के जज बनते कैसे, पहले तो ये समझ लो, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, इसको समझो। तो सुप्रीम कोर्ट का जज जो है, हाई कोर्ट के जज को सुप्रीम कोर्ट का जज बना देंगे, तो इससे मतलब ट्रांसफर हो गई, प्रमोशन हो गई, जो मर्जी कह लो, ठीक है ना, कि एक हाई कोर्ट के जज को सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया। ठीक है, और कैसे सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकते हैं, एडवोकेट को सुप्रीम कोर्ट, एक एडवोकेट को सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया, इसको एलिवेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एलिवेशन। दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज एलिवेशन। दो तरीके हैं, ठीक है, बट चूज कैसे होता है, चूज कैसे करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा कौन, ठीक है, उसमें उस सिस्टम को कहते हैं कोलेजियम सिस्टम। मतलब सुप्रीम कोर्ट के ही जजेस हैं, जिसमें सीनियर मोस्ट जज होता है, सीजीआई होते हैं, और 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होते हैं, जो आगे चूज करते हैं कि कौन जजेस बनेगा। तो देयर इज कोलेजियम सिस्टम। ठीक है, अब कोलेजियम सिस्टम में ये जजेस बैठे हुए थे, और इसमें एक नाम आता है, ठीक है, अब नोट करेंगे, ठीक है ना, डाइसेंट ऑन जस्टिस विपुल एम पंचोली। ठीक है ना, जस्टिस विपुल एन पंचोली पे डाइसेंट हुआ। डाइसेंट मतलब डिसअग्रीमेंट, कि भैया इनको मत अपॉइंट करो। किसने करा डिसअग्रीमेंट, ठीक है, डाइसेंट किसने दिया, डाइसेंट बाय, ऑन एंड बाय जस्टिस बीवी नगरत्ना। ठीक है ना। नाउ दिस वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज गोइंग टू बी द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वन डे। नाउ शी सेज कि ये जो पंचोली साहब है, आपको इनको जज नहीं बनाना चाहिए, डाइसेंट किया। ठीक है, अब पब्लिकली हमें रीजंस तो अवेलेबल नहीं करवाए गए हैं कि क्या डाइसेंट किया, बट हाँ डाइसेंट हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, मीडिया ऑफ द डाइसेंट बाय जस्टिस बीवी नगरत्ना ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑन द कोलेजियम्स रिकमेंडेशन टू एलिवेट जस्टिस विपुल एम पंचोली टू द कोर्ट। इट appears that this culture of justification ends at collegium's door when it comes to the court selecting its own members, the public seemingly having no right to know। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्या राइट टू नो ही नहीं है यार, बता ही नहीं रहे कि क्या डाइसेंट था, क्यों डाइसेंट किया, तो ये तो होना चाहिए, क्या ये राइट नहीं है, क्या हमें नहीं पता होना चाहिए, क्यों नहीं बनने देना चाह रही थी बीवी नगरत्ना उनको जज। ठीक है, a dissent of this kind ordinarily would represent a moment of reckoning, but the collegium it's almost, ठीक है। अब यहाँ पे द रेजोल्यूशन अपलोडेड ऑन कोर्ट्स वेबसाइट डिस्प्लेइंग द रिकमेंडेशन सुजेस्ट यूनानिमिटी, इट मेक्स नो मेंशन ऑफ डाइसेंट, वी ओनली लर्न ऑफ जस्टिस नगरत्ना's ऑब्जेक्शन थ्रू मीडिया रिपोर्ट्स। अब यहाँ पर ये बड़ी एक जो एसे राइटिंग वाले बच्चे हैं उनको बताना चाहिए कि देखो अगर हम वेबसाइट चेक कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की, तो वहां पर तो हमें नहीं बताया जा रहा है कि डाइसेंट हुआ, वहां पे कह रहे हैं कि भाई यूनानिमिटी थी, मतलब सब अग्री के जो बोला गया, बट मीडिया रिपोर्ट्स में पता चल रहा है कि भैया डाइसेंट था, और ना ही हमें रीजन पता है, वी हैव नॉट बीन टोल्ड द रीजन। तो ये बोल रहे हैं कि भैया रीजन तो बताना चाहिए था। अब उसके बाद अपॉइंटमेंट किस सिस्टम के थ्रू होती है, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस किस सिस्टम के थ्रू होती है, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस जो होती है वो कोलेजियम सिस्टम के थ्रू होती है, कोलेजियम सिस्टम। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस कैसे होती है, कोलेजियम सिस्टम। कोलेजियम सिस्टम में कौन है, देयर इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस। इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ, तो ये आइडिया कहाँ पर आया, कौन से केस में कहा गया था, सेकंड जजेस केसेस। वैसे ये कभी नहीं पूछा गया, हमेशा ये पूछा गया है कि अपॉइंटमेंट कौन से सिस्टम के थ्रू होती है, इट इज़ थ्रू कोलेजियम सिस्टम। ठीक है, कोलेजियम बिगैन, अब वो कह रहे हैं कि पहले बताते थे कि भाई डिटेल में बताने लग गए थे, बीच में फिर हट गए थे। द डिफेंस ऑफ कीपिंग द रीजन कॉन्फिडेंशियल हैज ऑलवेज रेस्टेड ऑन 2 claims, that openness can harm the reputation of candidates who are not selected and that it would expose the system to political pressures on reasonable scrutiny, both claims collapse। अब ये जो claims हैं जो NLSAT और AIT की तैयारी कर रहे हैं वो अपने टॉपिक्स वाली नोटबुक में ज़रूर लिखेंगे, क्योंकि इन रीजंस पे आप आगे आगे
और बात कर सकते हो कि क्या ये सही है, डायसेंट का बताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए, कैसे होना चाहिए। द पैसेज ऑफ इंडियाज पोर्ट्स बिल 20 Indian Ports Bill 2025 in Rajya Sabha marks a vital moment in India's maritime legislative history intended to now Indian Ports Bill 2025 passed. Sorry for the bad handwriting, but you have to. और ये repeal and replace किसको कर रहा है? Repeal and replace the act of 1908. 1908 के एक्ट को ये रिप्लेस कर रहा है। It comes alongside the newly enacting Coastal Shipping Act 2025, Carriage of Goods by Sea Bill 2025 and Merchant Shipping Act 2025. ये किसके साथ आ रहा है? Alongside Coastal Shipping Act। अब हमें पता ही है कि ये न्यूली इनैक्टेड है क्योंकि ये 2025 के सारे बिल्स हैं, ठीक है। Carriage of Goods by Sea Bill 2025 and Merchant Shipping Act 2025. A legislative law, ठीक है ना। बेसिकली वो कह रहे हैं कि अ लीगल पैकेज, अ लॉ का पैकेज दैट द गवर्नमेंट हेल्स एज क्रिटिकल टू स्ट्रीमलाइन। वो कह रहे हैं कि मैरीटाइम गवर्नेंस और इन सब प्रैक्टिसेस के लिए ये लॉज बहुत ज़रूरी थे। तो ये सारे लॉज प्लस ये वाला जो नया लॉ है। अब ये जो रिपील और रिप्लेस होता है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में ये। At first glance, these new laws represent a comprehensive attempt to modernize India's maritime governance. India's maritime regulation is fragmented and outdated, with modern shipping, finance, offshore operations and तो यहाँ पे इंडियन शिपिंग जो है वो बहुत ज़्यादा पुरानी थी, तो हमें नया कुछ चाहिए था। लॉज बहुत पुराने थे, तो हमें नया चाहिए था जो ईज ऑफ बिजनेस करे, प्रमोट सस्टेनेबल पोर्ट डेवलपमेंट, ब्रिंग कोहेरेंस टू इंडियाज अदरवाइज डिसजॉइंटेड रेगुलेटरी इन्वायरमेंट। तो इस लॉ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, ईज ऑफ बिजनेस के लिए हमें ये चाहिए था। द मर्चेंट शिपिंग एक्ट इज नॉट फ्री फ्रॉम फ्लॉज। वो कह रहे हैं कि फ्लॉज मतलब प्रॉब्लम्स हैं, इसके अंदर कुछ चीज़ें करेक्ट करने वाली हैं, ठीक है, प्रॉब्लमैटिक एरियाज हैं। तो यहाँ पे इट सीक्स टू मॉडर्नाइज रजिस्ट्रेशन, ओनरशिप रूल्स, सेफ्टी स्टैंडर्ड, इन्वायरमेंटल ऑब्लिगेशंस एंड लायबिलिटी फ्रेमवर्क्स विद सम एडमिटेडली नोटेबल प्लसेस। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं कि फायदा भी है नुकसान भी है, बट मर्चेंट शिपिंग एक्ट के अंदर ये लोग कुछ निकाल रहे हैं, ठीक है। तो जो मर्चेंट शिपिंग एक्ट है उसके अंदर कह रहे हैं कि अंडर द मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 इंडियन फ्लैग वेसल्स हैड टू बी फुल्ली इंडियन ओन्ड। द न्यू एक्ट परमिट्स पार्शियली इंडियन ओनरशिप इंक्लूडिंग बाय ओवरसीज सिटीजंस ऑफ इंडिया एंड फॉरेन एंटिटीज व्हाइल लीविंग द एक्चुअल थ्रेशोल्ड टू बी डिसाइडेड बाय लेटर बाय अ गवर्नमेंट नोटिफिकेशन। अब यहाँ पर ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, चलो इसके बारे में भी लिख लेते हैं। मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025। तो मर्चेंट शिपिंग एक्ट पहले कौन सा था, 1958 का था, ठीक है ना। अब जो न्यू लॉ है, ठीक है ना, इन ओल्ड लॉ इंडियन फ्लैग्ड vessels had to be fully Indian owned। जो इंडियन फ्लैग्ड वेसल्स होते थे वो फुली इंडियन ओन्ड होने चाहिए होते थे, ठीक है ना। बट अब जो न्यू लॉ है, अंडर न्यू एक्ट परमिट्स पार्शली इंडियन ओनरशिप including by overseas citizens of India and foreign entity। तो ये मतलब पहले क्या होता था, अगर इंडियन फ्लैगशिप थी तो पूरी इंडिया वाले ओन करते वो इंडियन सिटीजन। अब ऐसा नहीं है, पार्शियली कोई और भी ओन कर सकता है। ये चेंज लेकर आए हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ, थर्ड पॉइंट, रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑल वेसल्स मैंडेटरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रजिस्ट्रेशन करवानी, विच इज़ गुड, राइट। तो ये सब चीज़ें हैं जो मर्चेंट
वेसल मर्चेंट शिपिंग एक्ट में आए हैं 2025 में. द लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन बिहार तेजस्विनी यादव हैज डिक्लेयर दैट इफ वोटेड टू पावर देयर अलायंस वुड इंक्रीज रिजर्वेशन टू 85%. नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक कि क्या रिजर्वेशन 50% से ऊपर लेके जाने चाहिए. शुड रिजर्वेशन बी ओवर 50%, येस और नो. तो यहाँ पर किसने बोला, लीडर ऑफ ऑपोजिशन बिहार, यहाँ पे लिखेंगे तेजस्वी यादव declared that if voted to power, their alliance would increase reservation to 85%. Now this is a very very fake promise that anyone can make to anyone, because ये कोई प्रॉमिस पूरा ही नहीं हो सकता. इट्स लाइक लड़का लड़की को कह रहा है कि अरे तुम मेरे से शादी कर लो, मैं तुमको स्विट्जरलैंड घुमाने लेके जाऊंगा, बट लड़के को पता है मेरे पास पैसे ही नहीं है, मेरे घर वाले अलाउ नहीं करेंगे, मेरे पापा ने मुझे जाने ही नहीं देना. इट्स लाइक पापा करने ही नहीं देंगे. तो कौन नहीं पापा करने देंगे? सुप्रीम कोर्ट नहीं करने देगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली कहा है कि 50% से प्लस भैया तभी जाने दूंगा अगर बहुत बहुत इमरजेंसी है. ठीक है ना, कुछ अलग ही केस है तब. तो 85% ये कर देंगे, अपना वादा निभा देंगे. ठीक है, मतलब ये आइटनरी बना देंगे स्विट्जरलैंड घुमाने की. बट जब वो आइटनरी लागू करने का टाइम आएगा तो पापा कहेंगे बेटा तुम नहीं जा सकते हो, तुम बिजनेस संभालो, तुम अपनी नौकरी करो. ठीक है, तो तेजस्विनी यादव ने बोल दिया, बट क्या 85% हो सकती है? नहीं हो सकती है. ठीक है ना. द सुप्रीम कोर्ट, और एक और रिजर्वेशन से रिलेटेड क्या डेवलपमेंट है? ठीक है, क्रीमी लेयर फॉर क्या, अगेन द क्वेश्चन ये ऐसे राइटिंग वालों के लिए है. ठीक है ना. इंट्रोडक्शन ऑफ अ सिस्टम सिमिलर टू क्रीमी लेयर फॉर reservations among scheduled caste and scheduled tribe. ठीक है, तो क्या है, अभी जो क्रीमी लेयर का सिस्टम है कि भाई अगर तुम्हारे पापा या मम्मा इतना कमाते हैं, इससे ज़्यादा कमाते हैं, ठीक है, या तुम्हारे पास इतनी ज़मीन जायदाद है, तुम्हें रिजर्वेशन नहीं मिलेगी. तो उस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं? क्रीमी लेयर. और जो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है वो भी सिर्फ और सिर्फ ओबीसी कोटा में प्रेवलेंट है. ठीक है, अब कोई अब एससी और एसटी कोटा में भी ऐड करने, जस्टिस बी आर गवाई जो अभी हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने भी बोला कि भाई ये वाला सिस्टम जो है एससी एसटी कैटेगरी में भी आना चाहिए. तो दिस इज अ वेरी बिग क्वेश्चन कि क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं. और इसके ऊपर एक पिटिशन भी फाइल हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, तो यूनियन गवर्नमेंट जवाब देगी. बट 85% रिजर्वेशन पे अगर हम बात करें, क्या 85% रिजर्वेशन दी जा सकती है? बिल्कुल भी नहीं दी जा सकती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट नहीं देने देगा. बट रिजर्वेशन से रिलेटेड आर्टिकल्स के बारे में बात करेंगे अब. आर्टिकल 15 एंड 60 गारंटी इक्वालिटी टू ऑल सिटीजन्स इन एनी एक्शन बाय स्टेट इंक्लूडिंग एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. तो हमारा जो आर्टिकल 15 और 16 है, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आर्टिकल 15 एंड 16 गारंटी इक्वालिटी टू ऑल सिटीजन्स इन एनी एक्शन बाय द स्टेट इंक्लूडिंग एडमिशन टू educational institutions. ठीक है, मतलब क्या कह रहे हैं कि देखो आर्टिकल 15 और 16 क्या कह रहे हैं कि भाई स्टेट हर किसी को इक्वली ट्रीट करेगा जो भी हम एक्शन ले रहे हैं. स्टेट मतलब गवर्नमेंट. ठीक है ना. एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन दे रहे हैं आपको, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं. ठीक है, इक्वालिटी रहेगा. ठीक है, कोई भी हम ऊंच नीच का पापड़ा नहीं खेलने वाले हैं. ठीक है, ठीक है. But in order to achieve social justice, these articles also enable the state to make special provision for advancement of socially and backward classes or other backward classes, SCs, STs. तो यहाँ पर यही वाले articles, ठीक है, in order to achieve social justice कि भाई सभी classes जो हैं वो equal रहें, achieve social justice enables state टू मेक स्पेशल प्रोविजन. तो स्टेट जो है वो स्पेशल प्रोविजंस बना सकती है
किसके लिए? फॉर बैकवर्ड क्लासेस, फॉर प्रोविजन फॉर एडवांसमेंट ऑफ socially and educationally backward classes। ठीक है ना, तो इनके और SC और ST के लिए ये रिजर्वेशन कर सकते हैं। ठीक है ना, अब अगर हम रिजर्वेशन देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग रिजर्वेशन कितना है? OBC का 27% है, ठीक है, SC का 15% है, ST का 7.5% है, और EWS का जो होता है वो है 10%। ठीक है ना, टोटल रिजर्वेशन जो है 59.5% है, टोटल जो रिजर्वेशन है। ठीक है, अब आप कहोगे अरे दीदी तुमने तो बोला था 50% से ऊपर नहीं जा सकते, 9.5 ऊपर क्या हुआ है? तो सुप्रीम कोर्ट ने जो ये रिजर्वेशन एजुकेशनली इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को दिया, वो कहा कि ये स्पेशल केस सिनेरियो है, दे देते हैं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट्स में कब बात करने पड़ी 50% वाला जो लिमिट था? ठीक है, सबसे पहले बात किया बालाजी वर्सेस, ये लिखेंगे वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर 1962। ठीक है, उसके अंदर क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई 50% के ऊपर नहीं जा सकता है। ठीक है ना, सो एफ रिजर्वेशन शुड नॉट स्पेशल प्रोविजंस फॉर रिजर्वेशन should not exceed 50%। 50% से ऊपर रिजर्वेशन नहीं जा सकता है। ठीक है, बट तुम कहोगे कैसे ऊपर गया? इंदिरा साहनी में भी ये बोला गया कि OBC का 27% ठीक है, बट 50% से ऊपर नहीं जा सकता है। ठीक है ना, अनलेस देयर आर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। इंदिरा साहनी की केस में क्या कह दिया? एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में जा सकता है। 5th पॉइंट कौन सा है? एंड मोस्टली अगर क्वेश्चन आएगा इंदिरा साहनी केस कब हुआ? 1992 के अंदर हुआ। इसमें क्या बोला? OBC upheld 27% reservation for OBC, एंड इसमें क्या कहा? इसमें कहा गया reaffirmed 50% for reservation, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती unless exceptional circumstances। अब वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस कब हुए? जब EWS के लिए रिजर्वेशन लेकर आए। ठीक है ना, EWS की रिजर्वेशन 10%। ठीक है, और वो कौन सी थी? जनहित। वो कौन सी जजमेंट के थ्रू आया? जनहित अभियान केस। इसके अंदर क्या हुआ? अपहेल्ड वैलिडिटी ऑफ EWS रिजर्वेशन। ठीक है ना, और इसमें क्या है? 50% से ऊपर जा रहा है, बट ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस है। ठीक है ना, तो EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए फाइनेंशियल बेसिस पे रिजर्वेशन दी गई। US जज रूल्स दैट गूगल डज नॉट हैव टू सेल क्रोम इन एंटी ट्रस्ट विक्ट्री। ठीक है, US जज रूल दैट, अब यहाँ पे क्या गया था कि क्रोम को बेच दो तुम। ठीक है ना, तुम डाइवेस्ट कर लो, डाइवेस्टमेंट कर लो। US जज on Tuesday rejected the government's demand that Google, अब यहाँ पे लिखेंगे US judge rules that Google does not have to sell Chrome। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या बोला गूगल को कि तुम क्रोम बेच दो, क्रोम वेब ब्राउजर को तुम बेच दो। ठीक है ना, क्योंकि तुम ऑनलाइन सर्च में मोनोपोली हो रही है तुम्हारी। ठीक है ना, ठीक है ना, क्यों? गूगल इलीगली मेंटेन्ड monopolies in online search through exclusive distribution agreements worth
बिलियंस ऑफ डॉलर्स। तो अब यहाँ पर क्या है कि जो गूगल है वो ऑनलाइन सर्च में मोनोपोली बना के बैठा है, ठीक है ना। तुम एंड्रॉयड खोलोगे तुमको गूगल सर्च ही मिलेगा, तुम एप्पल में जाओगे गूगल ही मिलेगा, हर जगह गूगली गूगली है। तो अभी कहते हैं ऐसे गूगली गूगली नहीं हो सकता है, ठीक है ना। किसी और को भी आना दे, आप मोनोपोली करो, मतलब आप ही आप हो सिर्फ। और ये मोनोपोली कैसे कर रहा है? थ्रू अग्रीमेंट्स, एक्सक्लूसिव अग्रीमेंट कर रहा है कंपनी के साथ कि तुम फोन बनाते हो, एंड्रॉयड वालों को कहते तो हमारा सर्च ही डालना भैया, एग्रीमेंट कर लेते हैं, दूसरे को सर्च में आने नहीं दे रहे। तो अभी वो कहते हैं ये सर्च खत्म करने के लिए, मोनोपोली खत्म करने के लिए, तुम्हारा हल्ला बल्ला खत्म करने के लिए क्रोम बेच दो। यूएस गवर्नमेंट ने बोला, इन्होंने जज के पास चैलेंज किया, जज कहता है अरे भाई कोई जरूरत नहीं बेचने की, देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। ईरान इंक्रीज यूरानियम स्टॉक बिफोर इजरायली अटैक। तो हमें पता है ईरान और इसराइल की लड़ाई लगी और फिर यूएस ने भी बीच में थोड़े बहुत बॉम्ब गिराए ईरान पे। ये सारी कहानियां आपको जुलाई अगस्त में सुनने को मिली। अगर किसी ने वो कहानियां मिस करी हैं तो प्लीज़ जाकर के पिछली वीडियोस देख लीजिए। एंड कंपाइलेशंस, यस जुलाई की कंपाइलेशंस बहुत जल्द आएंगे। आई व्हेन आई से इट आई मीन इट। प्लीज़ प्रे करो यार, कुछ इधर उधर ना प्लीज़। आई जस्ट वांट टू वर्क नाउ, आई वांट माई बोरिंग लाइफ बैक वेर इन आई एम ओनली वर्किंग। I'm sorry, God, that I said no. I'm done with work. No, I'm not done. A confidential report by United Nations nuclear watchdog circulated to member states said on Wednesday that Iran increased its stockpile of uranium enriched to near weapons grade levels before Israel launched it. अब यहाँ पर आइए क्या कह रहे हैं, ईरान इंक्रीज, पहले हम लिखेंगे ये ईरान इंक्रीज्ड यूरेनियम स्टॉक बिफोर इजरायली स्ट्राइक्स। ईरान ने अपना यूरेनियम स्टॉक बढ़ाया, तुमको कि तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, ये न्यूक्लियर से रिलेटेड है। यूरेनियम इज रिलेटेड टू न्यूक्लियर, ओके। और ईरान ने इसराइल पे क्यों अटैक किया? इसराइल ने ईरान पे कि भैया तुम न्यूक्लियर मत हो रहा, तुम न्यूक्लियर हो जाए तो तुम मेरी बैंड बजा दोगे। तो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट बाय IAEA। अब हमें याद रखना है कि IAEA को ये बार बार क्या बोल रहे हैं? यूनाइटेड नेशन का न्यूक्लियर वॉचडॉग। यूनाइटेड नेशन का न्यूक्लियर वॉचडॉग क्या बोल रहे हैं? यूनाइटेड नेशन का न्यूक्लियर वॉचडॉग IAEA को। तुम्हारा होमवर्क है इसका फुल फॉर्म बताना, मैं इतनी बार बता चुकी हूँ कमेंट्स में, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि इन्होंने स्टॉक पाइल बढ़ाया वेपन्स का, क्यों? टू नियर वेपन्स ग्रेड levels before Israel launched military attack। तो इसराइल ने क्यों लॉन्च किया मिलिट्री अटैक? कि भाई ये न्यूक्लियर ना हो जाए। तो वो कह रहे हैं कि भाई ये न्यूक्लियर होने का पूरा इनका वो था। ईरान हैड 440.9 kg ऑफ यूरेनियम enriched up to 60%, an increase of 32.3 kg since the IAEA's May report. The report states that figure is based on the information provided by Iran agency verification activities between so and so and estimates based on past operation, ठीक है ना। तो इतना ये लेके गए। तो अटैक इसराइल ने कब किया? 13 जून को करा था। ब्रेटन नहीं ब्रेंट, ठीक है, रेंट, ठीक है, क्राइस्ट टेंस एन। तो नाम कैसे याद करेंगे? देखो बहुत ही सही है, रेंट तो याद है, ठीक है, क्राइस्ट का नाम, भगवान का नाम। जब भी हम टेंस होते हैं, ठीक है ना, टी जो क्राइस्ट का टी है और टेंस का टी है ये शेयर हो रहा है, ठीक है, क्राइस्ट टेंस एन, ठीक है। और यहाँ पे बी लिख देंगे, यहाँ पे एन लिख देंगे। ये कौन बन गया भाई? रेंट, बिरेंट। अच्छा रेंट आगे बी आ गएगा, बिरेंट यूएस इनवॉय अपॉइंटेड न्यू US envoy to Bangladesh. Thanks. Sorry for my writing. Should not be thanks, but it's fine. RIR खुद ही बोल रही मैं, it's fine. You should बोल देना in the comments. It's fine. RIR power to begin commercial production of semicon chips in March, says Odisha. तो RIR power electronics limited to commence commercial production of
इलेक्ट्रॉनिक चिप्स। क्या स्टार्ट करेंगे? कमर्शियल प्रोडक्शन किसकी? इलेक्ट्रॉनिक चिप्स की, सेमीकॉन चिप्स की, ठीक है ना। और ये कहाँ पर हो रहा है? ये मैं लिख रही थी एनएलयू उड़ीसा में हो रहा है इन उड़ीसा इन एन इंटरेक्शन production to other projects 6M 3D glass solutions and expected commercial semiconductor at commencement at Bhubaneswar plant that is in Orissa. ठीक है, Union Camera Semicon manufacturing units in 4 states including Orissa. The former collaborating with Classic Wafer Fab Limited to build the first commercial compound fab in the country, while the latter would be setting up a vertically the state. SIG, SEM and 3D glass had to be set up in the state. तो यहाँ पे लिख लेते हैं SIG, SEM and 3D glass are to be set up in the state. ठीक है, is collaborating with UK based latter advanced packaging and glass substrate unit for Info Valley. ठीक है, इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, हमें ये बताना चाहिए ये कंपनी उड़ीसा में प्रोडक्शन स्टार्ट कर रही है सेमीकॉन चिप्स की। ठीक है, इतना पता है तो बहुत है। SC has championed the right to dignity through multiple judgments. राइट टू डिग्निटी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, राइट टू द सुप्रीम डिग्निटी थ्रू मल्टीपल जजमेंट्स। ठीक है, छोड़ो, इसमें नहीं है कोई बात। Union government exempts Sri Lankan Tamil. Now this is very important. This is important. Union government exempts Sri Lankan Tamil refugees who came before January 9, 2015 from penal provisions. ठीक है, अब जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, जो इलीगली हमारी कंट्री एंटर करे, हम उनके पीछे पड़े हुए हैं कि ठीक है भैया तुम हमारे देश में इलीगली एंटर करे तो कैसे करे, हाउ डेयर यू, राइट। तो अब बट उसमें हम एग्जेम्प्ट कर रहे हैं कुछ श्रीलंकन्स को, तो ये लिखेंगे हम यूनियन गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट्स श्रीलंकन Tamil refugees who came before 9th January 2015 from penal provisions. पीनल प्रोविजंस मतलब कि भाई तुम्हारे को पनिश नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब श्रीलंकन रिफ्यूजीज, श्रीलंकन तमिल रिफ्यूजीज, नॉट श्रीलंकन रिफ्यूजीज, तमिल रिफ्यूजीज, क्योंकि वो हमारे यहीं से गए हैं, हु केम बिफोर 9th January 2015। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेट। ठीक है, मान लो कोई बच्चा स्कूल जाता है तो मम्मी बड़ी खुश होती है कि भैया स्कूल तो जा रहा है, ठीक है, छुट्टी होती है तो खुश होता है क्योंकि टिफिन नहीं बनाना पड़ता सुबह उठकर। अब वो बच्चे का स्कूल कब चालू हो रहा है? 10th January को, न्यू ईयर का। तो 9 जनवरी तक मम्मी पूरा चिल मार रही है, तो 9th January तो वो डेट हो गई 2015। ठीक है, 2014 में मोदी जी आए, ठीक है, किसी को पसंद आए किसी को नहीं आए। 2015, ठीक है, 2015 में बहुत लोगों ने डिसाइड किया कि अच्छे हैं या बुरे हैं। ठीक है, 9 जन, बहुत ही वाहियात तरीके से याद करा रही हूँ बट ये हो जाना चाहिए। ठीक है, 9 जनवरी 2015 को, जनवरी 2015 से पहले अगर आपने एंटर किया और आप श्रीलंकन तमिल हो तो आपको पीनल प्रोविजन नहीं लगेगी, आपको पनिश नहीं किया जाएगा। ठीक है ना। ठीक है, इफ फाउंड टू बी विदाउट valid passports, travel documents or visa। ठीक है, India does not recognize refugees and the exemption effectively means that Sri Lankan Tamils registered with the government will not be treated as illegal migrants. Earlier on December 16, 2015, the ministry through an executive order had decided to waive the visa fee for them under
Immigration and Foreigners Act 2025 enacted in April, the entry and stay of foreigners without passport or valid documents was made punishable by a fine of rupees 5 lakh or up to 5 years of imprisonment. अब ये जो नया लॉ है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये हम लिखेंगे इमिग्रेशन, ये हम पॉइंट 2 करके लिखेंगे इसके अंदर, ठीक है। अंडर इमिग्रेशन एंड Foreigners Act 2025, entry and stay of foreigners without passport or valid documents was made punishable by a fine of rupees 5 lakh or up to 5 years imprisonment or both। मतलब इमिग्रेशन का जो लॉ है नया, अगर कोई इलीगली इंडिया में एंटर करता है तो उसको 5 साल की सज़ा हो सकती है, उसको 5 लाख रुपया देना पड़ सकता है, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। तो कोई भी इलीगली इंडिया एंटर नहीं कर सकता अब, ठीक है। ओके, तो ये था हमारा 4 सितंबर का। चलो आओ 3 सितंबर भी कर लेते हैं फटाफट से। तो 3 सितंबर का करेंगे एनालिसिस। यहाँ पर विद द रिटायरमेंट ऑफ जस्टिस सुधांशु धूलिया ऑन 9 अगस्त 2025 2 वैकेंसीज हुई, उन वैकेंसीज को भरना था। तो बीवी नगरत्ना, ये डाइसेंट वाला ही बात कर रहे हैं, इज द सोल वुमेन जज आउट ऑफ द फुल स्ट्रेंथ ऑफ 34 जजेस इन द हाई कोर्ट। सॉरी, मतलब अब सुप्रीम कोर्ट का कहानी है ये भी, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट जज अपॉइंटमेंट। तो अगर हम सुप्रीम कोर्ट जज अपॉइंटमेंट की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट जज अपॉइंटमेंट में, ठीक है ना, फुल स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट कितनी है, फुल स्ट्रेंथ मतलब कितने जजेस चाहिए होते हैं, 34, 3 के बाद 4 आता है तो 34, इजी, 3 4 34 फुल है स्ट्रेंथ। उसमें इस टाइम पे सिर्फ ओनली 1 वुमेन जज, ओनली 1 वुमेन, ओनली वुमेन जज कौन है, ये क्वेश्चन आ सकता है। इट इज जस्टिस बीवी नगरत्ना। बीवी, जस्टिस बीवी, देखो बीवी तो सबकी होती है, किसी किसी की नहीं भी होती। चलो नगर, तो नगर रत्ना, ठीक है ना, ठीक है ना, या फिर नगर रथ, नगर और रथ का आर कॉमन, तो नगर रत्ना, ठीक है। तो शी इज द ओनली वुमेन जज इन द हाई कोर्ट एंड शी इज ऑल्सो गोइंग टू बी द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओके, शी विल बिकम द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ India in, I know it is written, who is scheduled to be appointed for 36 days, ठीक है ना। she is going to be, even write down in कैंडरी, फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। शी विल बी अपॉइंटेड फॉर 36 days एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। शी इज द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हु इज गोइंग टू होल्ड द पोजीशन फ्रॉम 24 September 2027 to 29th October 2027. Now this woman said, gave a dissent. She said that पचोली को मत बनाओ जज, ठीक है। अब क्यों ना बनाओ पचोली को जज? As a member of the collegium, when she expressed her dissent over a recent appointment to the court, Justice Vipul Pancholi, on the ground that there were others more senior, and on the basis of regional representation, her dissent was not taken into consideration. Now this woman gave dissent. अब यहाँ पर पहले तक तो हमें पता नहीं चल रहा था डाइसेंट क्या है, बट अब जंगल जंगल पता चला है। gave dissent. Now why her dissent? Why she gave her dissent? On ground that there were other more senior, and on the basis of regional representation, her dissent was not considered.
She did not consider, her dissent was not considered. Dissent matlab disagreement. She said that this guy should not be made the made the judge, but he was made. Justice Pancholi and Justice Alok Aradhe were sworn in judges on court on 29th August. So दो judges जो बने, ठीक है, कौन कौन से बने, ना दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन कौन से दो जजेस बने, जस्टिस पंचोली बने, जस्टिस पंचोली पे डाइसेंट था, और एक और जज कौन से बने, जस्टिस आलोक आराधे, ठीक है ना, राधे, राधे मैया के नाम से राधे, ठीक है, आलोक राधे was sworn in judges recently. Okay, historically. Now इसके बाद this is not only invites us to review the procedure of appointment in India's top court, but also the examine and question the severe lack of women judges. Now here this is a senior judge of the Supreme Court, no, she is the senior lawyer of a Supreme Court, and she is saying that number of women judges in the High Court is very less, they should increase. Okay fine, she is fighting for her right कि कभी मुझे भी जज बनने को मिलेगा या नहीं, ठीक है। तो वुमेन जजेस इन हाई कोर्ट की अगर हम बात करें हिस्टोरिकली, वुमेन जजेस इन सुप्रीम कोर्ट, सॉरी हाई कोर्ट की नहीं बात हो रही है, तो वुमेन जजेस इन सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें तो 11 ही जजेस अपॉइंट हुई हैं। 11 वुमेन हैव बीन अपॉइंटेड टिल डेट। So sad. Only 11 women judges appointed till date. I know there are very very good lawyers who should have become judges, but nahi bani hai. Women lawyers, I know a lot of them. But yeah, that's how it works probably. You need a lot of sifarish. Now, which is met 3.8% of 278 judges who have been appointed now till to only 3.8% of 287 जजेस, मतलब 287 जजेस अपॉइंट हो चुके हैं, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 11 ही अभी तक वुमेन है। अगर हम बात करें वो द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, इट वाज जस्टिस फातिमा बीवी। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जस्टिस फातिमा बीवी वाज द फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट जज। Okay, and then who are the others who have become? Now this you need to note down, sit down, take time, you need to also note down about all these because question आ सकता है और सबके नाम याद रखने पड़ेंगे। सुजाता वी मनोहर, जस्टिस रूमा पाल, जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, जस्टिस आर बनुमती, जस्टिस इंदु मल्होत्रा, जस्टिस इंदिरा बैनर्जी, जस्टिस हिमा कोहली, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी and Justice B.V. Nagaratna. Right now only one judge. All of these names you need to note down. The fourth point is all the names. Pause the video and note the name. Okay, now the next thing is the last appointment of women was when Justice B.V. Nagaratna was appointed, and now for the first time on August 2021, okay, 3 women judges were appointed, and at that point of time collegium was headed by whom? Collegium headed by Chief Justice of India N.V. Ramana. So N.V. Ramana के अंडर 3 वुमेन जजेस अपॉइंट हुई, 2021 में लास्ट अपॉइंट हुई थी। अभी 4 साल हो गए, किसी ने भी वुमेन जज को अपॉइंट नहीं किया है। नाउ अगर हम एक और बात करें एलिवेशन किसकी हुई, मैंने आपको इसी लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था 2 तरीकों से सुप्रीम कोर्ट जज बनता है, या तो एक हाई कोर्ट का जज सुप्रीम कोर्ट का जज बन जाएगा, ठीक है, या फिर कोई एडवोकेट जो है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का ही मोस्टली, वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन जाएगा। तो अब ऐसे मेल्स तो बहुत हुए हैं जो एडवोकेट थे सुप्रीम कोर्ट में और वो सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए, बट ऐसी वुमेन सिर्फ एक क्यों हुई है थ्रू एलिवेशन, ठीक है। जस्टिस इंदु मल्होत्रा, जस्टिस इंदु मल्होत्रा, only woman judge to be elevated directly from the bar। अब क्या हम ये कह सकते हैं वुमेन लॉयर्स बेकार होती है और मेल अच्छे होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। फीमेल लॉयर्स आर इक्वली कॉम्पिटेंट। आई एम नॉट सेइंग दैट बिकॉज आई एम अ फीमेल लॉयर, बट या दे हैव ऑल द गट्स, एवरीथिंग। इट्स जस्ट दैट the way the society thinks, or probably that how it's functioning. Okay, India sets eyes on $1 trillion semiconductor market. PM promises faster approvals. India will soon hold a significant share in the global semiconductor market, which is $1 trillion in
इन साइज। ओके, नाउ उसमें कह रहे कि हमारा की रोल होगा स्पीकिंग एट 2025 एडिशन ऑफ सेमिकॉन इंडिया एनुअल सेमीकंडक्टर कॉन्फ्रेंस। नाउ वेयर डिड दैट टेक प्लेस, दिस इज इम्पोर्टेंट। सेमिकॉन इंडिया क्या है? सेमिकॉन इंडिया 2025। now we know what is semicon India. It is the annual का मतलब हर साल होने वाली, it is the annual semiconductor conference, हर साल होने वाली semiconductor conference, right? तो इस बार ये न्यू दिल्ली में हुई है। दिस इज इम्पोर्टेंट। ओके, उसके बाद आगे चलेंगे। मोर देन द आउटकम्स, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डिसीजन टू विजिट। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विजिटेड चाइना टू अटेंड SCO समिट। ना SCO समिट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्लैट वालों यू नीड टू बी रियली रियली अटेंटिव। नाउ SCO स्टैंड्स फॉर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, राइट? तो PM मोदी visited China to attend SCO summit। ठीक है, SCO समिट अटेंड करने के लिए। अब ये कहाँ गए थे? ठीक है, चाइना में। ये हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, इसको पढ़ लेते हैं। अब इसमें सबसे पहले फॉरेन पॉलिसी आउटलुक में शिफ्ट आए। इट हैज 7 years मिस्टर मोदी हैज ट्रैवल टू चाइना। ठीक है ना, 7 years के बाद गए। ठीक है, 7 साल के बाद मोदी गए। ठीक है, और फोटोग्राफ्स खिंचवाई। किस किस की? 3 ट्रायो की। किस ट्रायो की बात हो रही है? इंडिया, रशिया और चाइना की। तो इंडिया, रशिया और चाइना का ट्रायो बना क्यों? क्योंकि USA ने हमें लात मार दी है ना, तो हम किसकी गोदी में जा बैठे हैं? चाइना के साथ दोस्ती बना ली, क्योंकि हमें पता है कि हमें बाई ट्रेड तो करनी है, हमें कोई दोस्त तो चाहिए। ठीक है, वी कैन नॉट बी फ्रेंडलेस। यस, वी कैन नॉट बी फ्रेंडलेस। इट इज़ नॉट लाइक अ स्कूल कि अगर तो क्या हुआ फ्रेंडलेस है, हम ड्राइंग कर लेंगे। नहीं भाई, कंट्री चलानी है, इकोनॉमी चलानी है, तो वर्ल्ड के साथ बना के रखनी पड़ेगी। तो USA के साथ नहीं, तो हमने कहा ठीक है, चाइना और रशिया हमारे पुराने दोस्त हैं, इनके पास चल जाते हैं। तो तियानजिन डिक्लेरेशन में क्या क्या हुआ है? It was significantly that Tianjin Declaration included strong language against the cross-border movement of terrorists, condemning the Pahalgam attack and attacks in Balochistan against Pakistani forces। तो यहाँ पर जो बात हुई, यहाँ पर अभी हमारा कौन सा पॉइंट बन रहा है? तीसरा पॉइंट। तो जो हमारी तियानजिन डिक्लेरेशन है, ठीक है, तियानजिन डिक्लेरेशन इंक्लूडेड strong language against cross-border movement of terrorists। ठीक है, condemning Pahalgam and Balochistan अटैक। ठीक है ना, तो पहलगाम अटैक जो इंडिया में हो, बलोचिस्तान वाला पाकिस्तान में हो, दोनों को। ठीक है, द डिक्लेरेशन ऑल्सो सॉ द इंटायर SCO मेंबरशिप फाउंड कॉमन ग्राउंड ऑन कंटेंशियस इशूज सच एज ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इन गाजा में जो हो रहा है, हमास के साथ जो इसराइल कर रहा है, US इजरायली स्ट्राइक ऑन ईरान को भी कंडेम किया गया। US इजरायली अटैक ऑन ईरान कंडेम्ड, इसको भी कंडेम किया गया। ठीक है ना, और सबसे ज्यादा क्या हुआ? इंडिया मेंटेन्ड, ये लिखना जरूरी है, इंडिया मेंटेन्ड इट्स ऑपोजिशन supporting supporting China's Belt and Road Initiative। Now what is China's Belt and Road Initiative? ये BRI है, इसको ये बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए, और क्योंकि ये POK में, दैट इज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में भी इस इनिशिएटिव के अंदर डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो हम इनको कह रहे हैं कि ना, ये हमको मंजूर नहीं है। क्या बोल रहे हैं हम? नको, नॉट मंजूर। ठीक है, तो ये हमने
कंडेम किया है। तो क्या क्या कंडेम हुआ? पहलगाम का अटैक, बलूचिस्तान में जो अटैक हुआ, ईरान के ऊपर जो यूएसए इजराइल ने अटैक किया, और हमने ये भी बोला कि जो BRI के ऊपर, दैट इज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के ऊपर भी जो पैराग्राफ है वो भी हम उसको कंडेम करते हैं। वी डोंट अग्री विद दैट पैराग्राफ। Now, आगे चलेंगे. It was with a sense of relief that one read about the Supreme Court of India taking up suo motu following a media report the case of cadets who have been boarded out of military academies after sustaining severe injuries and disabilities during their training. Now, अब यहाँ पर क्या है? This is a very very big question. I personally know a student. He was a student and he was training in the India Academy. He had severe injuries, head injuries हो गई थी, disabled हो गया, family gone mind, ठीक है. He was just very 18-19 years of age. तो अब यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई जब ट्रेनिंग के टाइम पे उनको चोट लग जाती है, ऑब्वियसली आपको उनको पैसे प्रोवाइड करने चाहिए, उनको पेंशन लगनी चाहिए, सब चीज़ें होनी चाहिए. तो उसके बारे में बात हो रही है, which was a good thing. ठीक है. Avoid my yawning. Even if I yawn, I have to complete this because we have to. In March 2024, the Indian government issued revised guidelines under Rights of Persons with Disability Act 2016. The guidelines provided a framework for assessing the extent of disability of people with 2 copies of sickle cell gene or with both sickle cell and beta thalassemia or HBT. Now, those who are suffering from sickle cell disease, it is a genetically, genes की वजह से होती है, और ये डिजीज ट्राइबल्स में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है ना. एंड इसमें जो आपके रेड ब्लड जो ब्लड सेल्स होते हैं वो सिक्कल शेप के होते हैं, ड्यू टू विच ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है बॉडी में कंप्लीटली, बहुत अर्ली डेथ हो जाती है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आते हैं. अब इनके लिए, ठीक है, रिवाइज किया, सिक्कल सेल वालों को PWD डिसेबल्ड के उसमें डाला, सो दैट रिजर्वेशन मिल जाए. तो यहाँ पर या पूरा ये लिखना पड़ेगा. इन मार्च 2024. तो कैन यू राइट दिस इनकम्प्लीटली? यू हैव टू राइट दिस इंटायरली इन योर नोट. ठीक है, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन. यस. नाउ व्हाट दे आर सेइंग, डिसेबिलिटीज एक्ट में डाल दिया तो दे विल गेट रिजर्वेशन. ओके. यू ऑल्सो हैव टू नोट दिस डाउन दैट सिकल सेल डिजीज इज पेनफुल प्रोग्रेसिव ब्लड. नाउ सिकल सेल डिजीज इज ब्लड डिसऑर्डर. ठीक है. Now, reservations in allotment of land development schemes, ये सब चीज़ों में आपको मिलेगी. तो ये सेकंड पॉइंट हो गया और ये थर्ड पॉइंट हो गया. तो प्लीज़ इसको नोट कर लो जो मैंने मार्क किया है. ठीक है. उसके बाद आगे चलेंगे. सिकल सेल डिजीज़ वालों को भी डिसेबल्ड, ठीक है ना, उसमें डाला गया है, तो विच इज़ गुड. इनको भी रिजर्वेशन जो है वो मिल पाएगी. द सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली डायरेक्टेड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशंस and distribution companies to clear existing regulatory assets within 4 years and liquidate any new assets within 3 years. अब यहाँ पर, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट लिख लेते हैं पहले, फिर मैं इसका मीनिंग समझाऊंगी. सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी commissions, that is SCRCs, and distribution companies, DISCOMs, to clear existing regulatory assets. क्या कह रहे हैं उनको? रेगुलेटरी एसेट्स को विद इन 4 years क्लियर करो एंड रेगुलेट एनी न्यू एसेट्स विद इन 3 years. न्यू एसेट्स को 3 years में रेगुलेट करो.
ठीक है ना। The court advised keeping the regulatory asset at 3% of DISCOM's annual revenue requirement and instructed it to set up transparent roadmap for recovery. और क्या बोला गया, ये भी ये है, होता क्या ये हम अभी पढ़ेंगे। कोर्ट एडवाइज्ड, ठीक है ना, ये तो एडवाइस था, ऊपर वाला जरूरी है, एडवाइज्ड कैपिंग, रोकना, and instructed regulators to set out transparent roadmaps for recovery. तो बेसिकली क्या बोला है यहाँ पर, कोर्ट एडवाइस कैपिंग द रेगुलेटरी एसेट एट 3%, ठीक है, एंड रोड मैप बनाओ ट्रांसपेरेंट फॉर रिकवरी। अब रेगुलेटरी एसेट्स होते क्या है, व्हाट आर रेगुलेटरी एसेट्स, दिस इज अ क्वेश्चन। assets unrecoverable, these are unrecoverable revenue gap, यहाँ से नोट करी हूँ मैं, unrecoverable revenue gap due to the difference between average cost of supply and the expense incurred by DISCOM to deliver a unit of electricity to consumers, and the ARR, which is the revenue collected by DISCOM as consumer tariffs and subsidy payments from the government. Now ये क्या कह रहे हैं कि regulatory assets क्या हैं, वो गैप जितना कॉस्टिंग पे आपको इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वाले आपको बिजली प्रोवाइड कर रहे हो, जितना आप उनको पे कर रहे हो, उसका जो डिफरेंस है, मतलब बिजली जो है बनने में ज़्यादा पैसे लग रहे हैं, जो आपको प्रोवाइड हो रही है वो सस्ती में प्रोवाइड हो रही है, जो उसका डिफरेंस है उसको रेगुलेटरी एसेट्स कह रहे हैं, ठीक है। और वो डिफरेंस को वो क्या कह रहे हैं, 3% ऑफ डिस्कॉम्स एनुअल रेवेन्यू रिक्वायरमेंट्स होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि आप एग्जिस्टिंग जो आपके रेगुलेटरी एसेट्स है, मतलब ये डिफरेंस है जो अमाउंट का, आप इसको क्लियर करिए, ठीक है ना। और न्यू एसेट्स जो बनेंगे, मतलब जो न्यू ये डिफरेंस है उसको करिए। इसका मतलब आने वाले टाइम में बिजली के रेट जो हैं वो बढ़ेंगे फॉर श्योर, ठीक है, कम नहीं रह सकते। तो ये कहा गया है, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड यस ये आप नोट करेंगे अब खुद से पूरा का पूरा, दिस यू हैव टू नोट फ्रॉम हेयर टिल हेयर, यू विल बी मेकिंग योर नोट्स, प्लीज, दिस इज इंपॉर्टेंट, ओके फाइन। To avoid suddenly burdening consumers with an immediate tariff increase to recover the gap, record the gap as regulatory। तो यहाँ पर अलाउ करते थे कि एकदम से इंक्रीज मत करो, बट इंक्रीज ही नहीं होने दिया, सरकार कहती नहीं भाई नहीं इंक्रीज मत करो रेट, बिकॉज इस पे गवर्नमेंट के वोटिंग बहुत डिपेंड करती है, ठीक है। इंडिगो रिसीव्ड अ थर्ड एक्सटेंशन, दिस इज इंपॉर्टेंट, इंडिगो एयरलाइंस रिसीव्ड अ थर्ड extension from Directorate General of Civil Aviation, Directorate General of Civil Aviation, that is DGCA, to lease 2 Boeing 777-300ER aircraft and crew from Turkish एयरलाइंस। तो टर्किश एयरलाइंस से क्रू और जो एयरक्राफ्ट है वो आप लीज पे ले सकते हो, ये DGCA ने अप्रूव किया है। तो क्यों अप्रूव करा, क्योंकि देखो हमारे टर्की के साथ रिलेशनशिप नहीं चल रहे थे, डायरेक्टिव, ठीक है ना, डायरेक्टिव दिया था, डायरेक्टिव टू एंड
partnership with Turkey. Why? Turkey supported Pakistan. पर अप्रूवल दे दिया है, ठीक है ना, क्योंकि देखो यार इंडिगो वालों के पास काम बहुत है, प्लेन्स कम है, तो इसलिए आर्मी चीफ मुनीर पार्ट ऑफ पाकिस्तान टीम टू मीट चाइनीज प्रेसिडेंट। अब देखो ये जो मुनीर है ये यूएसए भी गया, ठीक है, यूएसए वालों से भी मिला, चाइना वालों से भी मिल रहा है, तो चाइना वाले थोड़े से गुस्सा है कि भैया तुम यूएसए के पास क्यों गए थे, बट फिर भी इनका भी चलता नहीं है चाइना के बिना, पाकिस्तान के बिना चाइना का। मोदी जी पुटिन शो ऑफ यूनिटी ट्रबलसम सेज ट्रम्प एडवाइजर। ट्रम्प के एडवाइजर ने क्या बोला कि ये बहुत ही ट्रबलसम है, ठीक है ना। तो यूएस प्रेसिडेंट टॉप ट्रेड एडवाइजर, इसकी शक्ल कैसी सी लग रही है ना, लुक्स पूरा तीखा लग रहा है ऐसे कि भाई बंदे को बता देगा कि हाँ बताता हूँ तुझे। पीटर नवारो ने क्या कहा, डिस्क्राइब्ड शो ऑफ यूनिटी ट्रबलसम, ठीक है ना। अब गैंग में पहले कौन होता था, ट्रम्प भैया होते थे, अब इन्होंने क्या किया, ठीक है, इन्होंने इंडिया रशिया और चाइना, ठीक है ना, तो पहले इंडिया और रशिया तो थे ही साथ में, चाइना नहीं था, चाइना की जगह यूएसए था, अब ये चाइना ले गए थे, कोई बात नहीं, गैंग में मेंबर कम नहीं होने देंगे, हम नया बंदा ले आएंगे। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इट्स ट्रबलसम। मिस्टर नवारो सेड एट द व्हाइट हाउस इट वाज अ शेम टू सी मोदी गेटिंग इन बेड एज द लीडर ऑफ द बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड विद द 2 बिगेस्ट अथॉरिटेरियन डिक्टेटर्स इन द वर्ल्ड। हाँ ठीक है ना, और जो तुम हमारे पे अथॉरिटी चला रहे हो 50% टैक्स लगा के, वो अथॉरिटी नहीं, वो तो प्यार है ना। We accept it with open arms. And Srinivasan named chairman of CSKCL. तो ये important है। India Cements promoter N. Srinivasan, now chairman of Chennai Super Kings Cricket Limited, that is CSKCL franchisee of IPL franchisee. This is the company behind Chennai Super Kings. ठीक है, the move comes a few months after Ultratech buying out Mr. Srinivasan and Mr. Rupa's shares in India Summit in December। ठीक है, आगे चलेंगे। ऑनर फॉर R.K. स्वामी, श्रीनिवासन के स्वामी फॉर एशियन फेडरेशन ऑफ एडमिन। ये बहुत कम चांसेस है कि आएंगे, बट फिर भी नोट करना तो कर सकते हो, बट आई हैव नेवर सीन सच अ क्वेश्चन इन द एग्जाम, सो लीव इट। पीएम मोदी रिसीव्स फर्स्ट मेड इन इंडिया विक्रम 32-bit चिप। ये इंपॉर्टेंट है। पीएम मोदी receives first made in India Vikram 32-bit chip। ठीक है, अब चिप का नाम रखना बहुत ज़रूरी, बहुत इजी है, विक्रम, ठीक है, 32-bit, ठीक है। तो पीएम मोदी रिसीव्स फर्स्ट मेड इन इंडिया विक्रम 32-bit चिप, ठीक है। मोदी मोमेंटो, अरे वो ट्रॉफी सी होती है वो, ठीक है, कंटेनिंग लॉन्च व्हीकल प्रोसेसर 32 लॉन्च, ठीक है। अब इसके अंदर ये जो माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है ना, माइक्रो processor chips were designed and अब ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये भी तुम कॉपी कर सकते हो। The microprocessor
chips were designed and developed by Vikram Sarabhai Space Center of ISRO and Semiconductor Laboratory Chandigarh. Now this is very very important. ये इसरो वालों ने और सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी चंडीगढ़ वालों ने मिलकर बनाई है. यूटिलाइज फॉर स्पेस फ्लाइट्स, इट इज एडवांस्ड रिफर्बिश्ड वर्जन ऑफ द इंडिजिनियसली डिजाइन 16-bit विक्रम 1601 माइक्रो प्रोसेसर. ये अपग्रेड है विक्रम 1601 माइक्रो प्रोसेसर का इन द एवियोनिक सिस्टम ऑफ इसरोज लॉन्च व्हीकल्स. तो लॉन्च व्हीकल्स के लिए ये यूज होती है. तो ये हमारा सेकेंड पॉइंट बन गया. नहीं, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट बन गया और ये हमारा सेकंड पॉइंट बन गया. इसको नोट कर लो प्लीज़, वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लो. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Other than made in India chip, the Momento also contains 31 more prototype chips created by academic institutions. तो ये Momento बहुत ही स्पेशल था. ठीक है. 5 सेमीकंडक्टर यूनिट्स जो है हमारे आ रहे हैं, पाइपलाइन में है, पायलट में है, तो बहुत ही बढ़िया है ये. बैंकिंग इंडस्ट्री प्लेज अ की रोल इन इंडियाज ग्रोथ स्टोरी. तो बैंकिंग इंडस्ट्री में यहाँ पर 120th फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन था. 120th फाउंडेशन डे सेलिब्रेशंस ऑफ सिटी यूनियन बैंक. हमारे इधर नहीं चलता है, दिल्ली वाली साइड में, मे बी नॉट, दूसरी सिटीज़ में होगा. ठीक है. SC ग्रांट्स कंप्लीट प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट टू कार्टूनिस्ट. ठीक है. SC ग्रांटेड प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट टू हेमंत मालविया. ठीक है ना. ये क्या था? ऑब्जेक्शनेबल cartoons of PM Modi and RSS. What RSS stands for? Rashtriya Swayam Sevak Sangh. ठीक है. FTs can issue arrest warrants, send foreigners to detention centers. Now what are FTs? Foreigners Tribunal. जिनको FTs भी बोल रहे हैं. ठीक है ना. अब इसमें यूनियन होम मिनिस्ट्री has given unique powers to FT. अब यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि पावर कौन दे रहा है FT को? होम मिनिस्ट्री देती है. ठीक है ना. तो यहाँ पर इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स ऑर्डर 2025 नोटिफाइड. तो जो नया एक्ट आया वो नोटिफाइड हो गया है. ठीक है ना. तो इसमें पावर्स क्या दी हुई हैं? सेंड पर्सन टू डिटेंशन, सेंड पर्सन्स टू अ डिटेंशन. ठीक है ना. इफ ही इज नॉट अ फॉरेनर. देखो यहाँ पे पढ़ लेते हैं, पहले मैं पढ़ा देती तुम्हें. They pave the way to send persons to detention or holding center if they fail to produce any proof that they are not a foreigner. ये note करोगे. This needs to be noted. ठीक है. This was earlier enforced through executive orders. The 2025 order which displaces the foreigners, ठीक है, to issue, it gives the next power क्या देता है नया वाला जो है, FTs to issue arrest warrants if a person whose nationality has been contested failed to appear in person. इनके arrest warrant भी issue हो सकते हैं. According to the state has been converted to tribunal after Supreme Court. ठीक है. The number of FTs was increased. ठीक है. ये असम में ये जो है ये है. ठीक है. तो ये नोट कर लेना जो नोट करवाया मैंने. सिंगापुर PM Wong begins visit for partnership talks. सिंगापुर PM visits India. ठीक है. तो इनका नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है. इट इज लॉरेंस वोंग.
लॉरेंस बिश्नोई, नाम तो बताइए है ना, उल्टे पुल्टे नाम तो मिलते हैं, वोंग, ठीक है। तो ये है, तो हमने आज 2 कर लिए हैं, 3rd and 4th सितंबर का हमारा ख़त्म हो गया है, ठीक है ना। एंड एज फार एज आई नो हमने 1st सितंबर भी कर लिया था, राइट। तो 2nd सितंबर का बैकलॉग है वो भी ख़त्म हो जाएगा सितंबर में। अगस्त के बैकलॉग का देखें क्या करते हैं, बट ये सितंबर का मुझे है कि बैकलॉग ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर, डू लाइक द वीडियो। कमेंट्स में यार अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, मजबूरी में सेशन नहीं कर पा रही हूँ, आई नो तुम्हारा गालियाँ देने का मन होगा बट मत देना, मोटिवेट करो मुझे। एंड यार डू प्रे फॉर अस, थैंक यू।